साल 2005 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में सुबह सुबह एक आदमी की लाश मिलती है। अब जब लोग सुबह सुबह टहलने निकलते हैं और फुटपाथ पे एक आदमी की लाश को देखते हैं, तो देखने के बाद जो लोग थे, जो आदमी थे, वो सीधा सीधा पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब यहाँ पे एक आदमी का मर्डर हो गया, आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस वाले ये सारी चीज़ जब सुनते हैं तो पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बैठ के घटना स्थल पे मौका वारदात पे पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद देखते हैं कि उस आदमी को किसी भारी पत्थर से कुचल के मारा गया है, और पास में ही वो भारी पत्थर भी रखा हुआ है जिसपे खून लगा था, और आदमी के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। अब पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जब जांच पड़ताल पुलिस वाले इस मामले में करते हैं तो उनके जो शक की सुई थी वो एक आदमी पे जाके रुकती है। अब पुलिस वाले फौरन उस आदमी को उठाते हैं, उस आदमी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग, कोई भी सबूत उस आदमी के खिलाफ मिल नहीं पाते। इस वजह से पुलिस वाले उस आदमी को छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस वालों की यही गलती, जो उस आदमी को छोड़ देते हैं, वो बाद में पूरी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा दर्द बन जाता है कि आज भी इस घटना के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उनके अंदर एक सिहरन सी पैदा हो जाती है, पाकिस्तान के लोगों में, खासकर लाहौर शहर के लोगों में। क्योंकि जिस आदमी को पुलिस वाले छोड़ देते हैं, वो आदमी बाद में जेल से, उस जगह से, थाने से बाहर निकलने के बाद एक ही महीने के अंदर लगभग 16 लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम पाकिस्तान के सीरियल किलर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बस एक नाम आता है, जावेद इकबाल। ये आदमी ऐसा था जिसने 100 बच्चों को मारा था तेजाब से गला के। इसके बारे में एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रभाव ये है कि इस घटना की वजह से बाकी कई ऐसे सीरियल किलर पाकिस्तान में और भी हुए, इनकी कहानी को कभी सामने लाया नहीं गया। ये मामले, ये कहानियाँ वहीं की वहीं दब गई। तो आज की कहानी में मैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में भी आज भी अगर पाकिस्तान के, खासकर लाहौर शहर के लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आज भी इस कहानी को सुनने के बाद, इस आदमी का नाम सुनने के बाद, लाहौर शहर के लोगों में एक तरह से अभी भी डर उनके चेहरे पे देखा जाता है। उस आदमी के बारे में सुनने के बाद लोग आज भी ये सोचते हैं कि कहीं बाहर सोना ना पड़े या फिर इस जैसा कोई आदमी निकल ना पड़े। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर हमारी कहानी पे नए, हमारे वीडियो पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ रिसर्च करके रोज आपके सामने लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो साल 2005 में जून के महीने में सुबह सुबह जब कुछ लोग लाहौर शहर में टहलने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि फुटपाथ पे एक आदमी की लाश रखी हुई, पड़ी हुई है, मुर्दा हालत में। अब उस लाश को जब देखते हैं तो लोगों की न चाहते हुए भी चीख निकल जाती है, और चीखते हुए वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे साहब एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। अब पुलिस वाले मौका पे जब पहुँचते हैं, मौका वारदात पे जब पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी को एक भारी पत्थर से कुचल के इस तरीके से, इतनी दर्दनाक तरीके से कुचला गया है कि पूरे चेहरे का जो नक्शा है वो बिगड़ गया है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, चेहरे की शिनाख्त नहीं हो सकती, और जो भेजा है वो सर से बाहर निकल चुका है, भेजा भी एक तरह से पिस चुका है। अब पुलिस वाले ये सारी चीज़ें देखते हैं। मौका पे, वो मौका वारदात पे वो पत्थर मिलता है, उस पत्थर को, इस लाश को कब्जे में लेते हैं, और जब जांच पड़ताल करते हैं तो एक आदमी के ऊपर शक की सुई जाती है। उस आदमी से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन जब कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिलता तो उस आदमी को छोड़ देते हैं और दूसरे तरीके से, अलग अलग एंगल पे इस मामले की जांच करने लग जाते हैं। अब पुलिस वाले जांच कर ही रहे होते हैं, एक दो दिन बीतता है, जांच के बिना पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, पुलिस वाले जांच कर रहे थे। और जैसे एक दो दिन बीतता है, एक और फ़ोन पुलिस वालों के पास आता है कि साहब यहाँ पे भी मर्डर हो गया। वो फ़ोन भी सुबह सुबह आता है। पुलिस वाले भाग के उस जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी को भी किसी भारी पत्थर से पहले वाले मामले की तरह कुचल के मारा गया है। पुलिस वाले जब ये मामला देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दूसरा मामला है एक हफ्ते के अंदर। अब लोगों में भी एक तरह से कौतूहल होता है कि एक हफ्ते के अंदर उसी खास इलाके में, लाहौर के, दूसरा ऐसा मामला हो चुका है। अब ये मामला भी धीरे धीरे तूल पकड़ने लगता है कि एक हफ्ते के अंदर कोई ऐसा है जो 2 लोगों को पत्थर से कुचल के मार रहा है। अब इधर जो मरने वाले थे वो फुटपाथ पे सो रहे थे,
और मारने वाला कौन है ये चीज़ पता नहीं। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच में, इस मामले की पड़ताल में थोड़ा और गंभीरता से और सीरियसनेस के साथ जुट जाते हैं। अब पुलिस वाले इधर जांच कर ही रहे थे, पड़ताल कर ही रहे थे कि 2-3 दिन के बाद एक और फोन आता है, वो भी सुबह सुबह। अब पुलिस वाले भाग के वहां जाते हैं तो वहां भी देखते हैं कि एक आदमी को जो फुटपाथ पे सोया हुआ था उसे भी सेम तरीके से किसी भारी पत्थर से कुचल के मारा गया है। अब पुलिस वालों की तरह से हवा खराब हो जाती है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि एक हफ्ते के अंदर, 2-2 दिन के अंतर पे, 2-2 3-3 दिन के अंतर पे 3 मर्डर हो चुके, 3 लोगों को पत्थरों से कुचल के मार दिया गया। अब ये खबर जब बाहर जाती है, मीडिया में जाती है, तो मीडिया में, आसपास के लोगों में, खासकर जो लोग फुटपाथ पे सो रहे थे, अब एक तरह से ये खबर जंगल के आग की तरह फैलती है लोगों में। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर आता है कि इस मामले की सुनवाई की जाए, इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल ये सारी चीजें कर ही रहे थे कि चौथा फोन आ जाता है, वो भी सुबह सुबह। अब पुलिस वालों की जब घंटी बजती है तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो चौथा मर्डर भी हो चुका। अब पुलिस वाले वहां भी भाग के जाते हैं तो देखते हैं कि चौथे आदमी को भी सेम तरीके से पत्थरों से कुचल के मारा गया है। अब पुलिस वालों की एक तरह से पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। अब जब लोगों में डर का माहौल बढ़ता है, लोगों में डर बढ़ता है, लोगों में आक्रोश होता है, तो लोग, जो वहाँ के लोग थे, लोकल आदमी थे, वो भाग के जाते हैं और एसपी के, वहाँ के जो पाकिस्तान के लाहौर के एसपी थे, उनके घर का घेराव कर लेते हैं। अब इधर एसपी साहब की भी हवा खराब, लोग उनके घर पे आके धरने पे बैठ गए। तो जाके जो एसएसपी थे मोहम्मद जुल्फकार, उनको आदेश देते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें दोषी उसे पकड़ा जाए। अब इधर मामला चल ही रहा था, जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तब तक 5वां फोन आ जाता है। अब एक तरह से फिर पुलिस वालों की हवा खराब की, इधर हम 4 मामलों को सुलझा ही रहे हैं कि 5वां फोन आ गया। पुलिस वाले 5वें मौके पे जाते हैं, वहां पे भी एक भारी पत्थर मिलता है, 20 से 25 किलो वजनी। एक लाश मिलती है जिसको बुरी तरीके से कुचल के मारा गया। और बाकी चीजें जो भी थी वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मामले जैसी थी। अब पुलिस वाले सारी कड़ियों को जोड़ रहे थे और उन्हें एक तरह से ये भी लग रहा था कि हो ना हो ये कोई सीरियल किलर है, एक कोई ऐसा साइको, एक कोई ऐसा पागल है जो सड़क पे सोने वालों को रात में मार रहा है। अब पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले जो इस मामले में जांच कर रहे थे, उनके पास 2-3 चीजें बड़ी कॉमन थी कि जो भी मार रहा है वो सड़क पे सोने वालों को मार रहा है और मारने का जो समय है वो लगभग 2 से 3 बजे का है। यानी अगर आप 2 से 3 बजे कोई आदमी किसी को मार रहा है तो जाहिर सी बात है सारे लोग अपने घरों में सो रहे होंगे। कोई चश्मदीद, कोई सुराग, कोई सबूत ऐसा मिलेगा नहीं, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इस वजह से भी वो आदमी बार बार बचता जा रहा था, कातिल बार बार बचता जा रहा था। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच कर ही रहे थे, तब तक 6ठा फोन आता है, कुछ दिन बाद 7वां फोन आता है, 8वां फोन आता है, 9वां फोन आता है, 10वां फोन आता है और देखते ही देखते 14 फोन आते हैं। यानी 14 से 15 लोगों का कत्ल हो जाता है 1 महीने के अंदर। ये वाकया जून 2005 से शुरू होता है और 15 जून तक लगभग 16 लोगों के ऊपर ऐसे अटैक हो चुके थे जिसमें से एक आदमी बचता है, बाकी 15 आदमी मर जाते हैं। अब एक तरह से पुलिस वालों के पास न कोई सुराग था, न कोई सबूत था। इस वजह से उनकी बेइज्जती भी हो रही थी, लोगों में डर का माहौल था और लोग बाहर निकलने से कतरा रहे थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि ये कोई आदमी है या फिर भूत प्रेत है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, लोगों का प्रेशर, लोगों में डर भी होता है और ये खबर पाकिस्तान से निकल के बाकी देशों में फैलने लगती है। अब पुलिस वाले अपने तरीके से चारों तरफ हाथ पांव अपने मारते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे कोई भी चीज हाथ नहीं आ रही थी। इधर लोगों में दहशत बढ़ती जा रही थी। जो खासकर फुटपाथ पे सोने वाले थे वो उस इलाके को छोड़ छोड़ के भागने लगे थे कि कौन बाहर सोए, कब किसका मर्डर हो जाए, कोई चीज पता नहीं। अब अखबार में भी, ये सारी चीजों में भी जब इस आदमी के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती थी, अखबार वालों ने इसका नाम द ब्रिक किलर, यानी कि एक आदमी जो ईंट से, पत्थर से कुचल के मार रहा है, एक ऐसे इस नाम के साथ, इस टाइटल के साथ इसकी खबर को छापने लगे। अब जब खबर लोग पढ़ते हैं तो लोगों में और दहशत। इधर पुलिस वालों के ऊपर मीडिया का, लोगों का दबाव होता है कि जल्द से इस मामले को सुलझाया जाए, जल्द से जांच की जाए। अब पुलिस वाले जांच कर ही रहे थे, पड़ताल कर ही रहे थे, तभी अचानक से 18 जुलाई को एक आदमी का फोन आता है। वो आदमी कहता है, रात को लगभग 3 बजे फोन आता है। वो आदमी कहता है कि साहब, जिस आदमी को आप खोज रहे हैं, जो आदमी इतनी सारे लोगों को मार रहा है, हमने उसे पकड़ लिया।
अब पुलिस वाले जब ये खबर सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, तो एक तरह से पुलिस वालों के लिए एक दीपावली हो जाती है कि जिस आदमी को, जिस दरिंदे को हम इतने दिन से खोज रहे हैं, वो अचानक से हमारी झोली में, हमारी कटघरे में ऐसे आके गिर जाएगा, पता नहीं। अब पुलिस वाले अपनी गाड़ी में आनन फानन में बैठते हैं और बैठ के उस आदमी के पास भागते हैं जहाँ से फ़ोन आया था। अब जाते हैं तो सच में वहाँ पे एक आदमी पकड़ा हुआ था। अब उस आदमी को जो पकड़ा हुआ था उसे कब्जे में लेते हैं, उसे हाथ पाँव बांधते हैं, कटघरी लगाते हैं। उसके लगाने के बाद ला के थाने में उस आदमी से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम अमीर कयूम था। और इससे जब इस मामले के बारे में पूछा जाता है तो कहता है कि हाँ, इन सारे मामलों को हमने ही अंजाम दिया। ये खबर सुनने के बाद पुलिस वाले एक बार राहत की सांस लेते हैं कि चलो, जो इतने दिन से ये सारे सीरियल किलिंग को अंजाम दे रहा था, लोगों को मार रहा था, आज वो हमारे कब्जे में है, हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अब एक सवाल है कि ये आखिर है कौन, इसकी कहानी क्या है, ये लोगों को क्यों मार रहा है। तो पुलिस वाले ये सारे सवाल इससे पूछना चालू करते हैं, और इससे इसकी कहानी जब जानते हैं तो जो कहानी निकल के सामने आती है तो वो पता चलता है कि अमीर कयूम का जन्म 1981 में पाकिस्तान के ही लाहौर में होता है। अब बचपन में जब इसके माता पिता के साथ ये रह रहा था तो उस समय एक भाई और 5 बहनें इसकी थी, और इसके पिता बचपन से अंधे थे। अब सारी जिम्मेदारी, सारे लालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी इसकी माँ पे थी। लेकिन जो आमिर था वो बचपन से थोड़ा साइको किस्म था, यानी डिप्रेशन में रहता था, इससे गुस्सा बहुत आता था। तो ये हमेशा अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माँ से, अपने पिता से, सबसे लड़ता रहता, उनसे मारपीट करते हैं, सारी चीज़ें करता। अब बचपना था, घर वाले जैसे तैसे करके इस मामले को टालते हैं बचपने में, या फिर मासूमियत समझ के कि बड़ा होकर सुधर जाएगा, ये सारी चीज़ें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इसकी हालत थी, इसकी जो हरकत थी, वो सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगती है। अब इसके बाद इसके पिता का इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल के बाद इसकी एक तरह से जो पिता का डर था वो भी निकल जाता है, और अपने भाई बहनों से मारपीट करता। कई बार इसने ऐसे मारा अपने भाइयों को, अपने बहनों को, बुरी तरीके से जख्मी हो गए। स्कूल पढ़ने गया, वहाँ भी ये टीचरों से और आसपास के लोगों से जो इसके साथ पढ़ते थे, स्टूडेंट से, उनसे मारपीट करता। तो इस वजह से इसे स्कूल से भी निकाला गया। अब ये सारी चीज़ें, जब ये सारा वाकया इसके घर वाले सुनते हैं, इसके भाई बहन, इसकी माँ सुनती है, तो मजबूरी में एक दिन परेशान होके इसकी माँ और इसके भाई बहन इसे घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। अब उस समय इसकी उम्र मात्र 15 से 16 साल। अब घर से भगा दिया जाता है। तो उसी समय इसके मामा, अब आमतौर पे ये चीज़ कही भी जाती है, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, कि मामा में 2 माँ होती है, यानी माँ से भी ज़्यादा कोई प्यार करता है तो मामा ही होता है। तो ये चीज़ जब इसके मामा सुनते हैं कि इसको भगा दिया गया है, तो मामा इसको खोजते हैं, जिनका नाम डॉक्टर शाहिद था। डॉक्टर शाहिद इसको खोजते हैं और खोज के अपने पास लाते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं। अब चूंकि स्कूल वगैरह में इसकी किसी से पढ़ती नहीं थी, तो ये दिन भर अपने मामा के पास रहता, अपने मामा की सेवा करता, और मामा ही इसकी दुनिया थे। अब सब कुछ सही चल रहा था, इसका गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगा था, बस अपने मामा से मतलब, मामा ही इसकी दुनिया। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक से 25 सितंबर 2003 को कुछ लोग इसके मामा को रोकते हैं, डॉक्टर शाहिद को रोकते हैं, और लूटपाट करने लगते हैं। अब इसके मामा डॉक्टर शाहिद जो थे लूटपाट का विरोध करते हैं, तो बदले में उन्हीं में से एक आदमी इसके मामा को गोली मार देता है। अब गोली मारने के बाद इसके मामा की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, यानी इसका मामा मर जाता है। अब इसके पास इसके मामा के अलावा कोई था नहीं, इसकी पूरी दुनिया में किसी से पटती नहीं थी, और जिससे पटती थी वही दुनिया छोड़ के चला गया। तो एक तरह से ये पागल हो जाता है पूरी तरीके से। अब इस मामले में इसे लगता है कि पुलिस कुछ इंसाफ करेगी। 28 फरवरी को इस मामले के बीतने के कुछ दिन बाद एक आदमी को उठाया भी जाता है, लेकिन वो आदमी भी बेकसूर निकलता है। ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो इसे लगता है कि अब पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, मुझे अपने मामा की खूनी से खुद बदला लेना होगा। और फिर ये दिमाग लगाने लगता है कि मेरे मामा को किसने मारा होगा। तो फिर इसके दिमाग में आता है कि चूँकि ये जो जगह है लाहौर, ये रईसी इलाका है, तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग ये सारे क्राइम नहीं करेंगे। तो ये क्राइम वही करेगा जिसके पास पैसे कम हो, जिसके पास घर ना हो, वही लोगों को लूटता है, वही लोगों को मारता है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारा विचार करते हुए जा रहा था, तभी इसके सामने फुटपाथ पे लेटे कुछ लोग मिलते हैं। तब इसके दिमाग में आता है कि हो ना हो, जो मेरे मामा का कातिल है वो इन्हीं फुटपाथ पे लेटने वालों में से कोई एक है। इस घटना को
इसके मामा के मरने के 1 साल बाद ही इसकी मामी भी इसको घर से निकाल देती है। अब इसके बाद एक जगह किराए पे कमरा लेके रहने लगता है और गाड़ी वगैरह धो के जैसे तैसे अपना जीवन चलाने लगता है। लेकिन इसके दिमाग में बस एक चीज़ थी कि कैसे भी करके अपने मामा से बदला लेना है। अब इसके बाद 2005 के जून महीने में एक दिन ही जब रात को अपने काम से लौटा, अब चूंकि यह घर पे अकेला रहता था, इसके पास कोई था नहीं, तो रात को 12-1 बजे तक घूम फिर के नशे वगैरह करके लौटता है। तो लौटने के बाद ये देखता है कि एक आदमी अकेले फुटपाथ पे लेटा हुआ है। तब इसके दिमाग में पहली सनक आती है कि क्यों ना इसे मार दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से कोई एक हो जो मेरे मामा का कातिल हो। इस वजह से पास में ही देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और वो आदमी गहरी नींद में सो रहा था। ये बड़े से पत्थर को उठाता है, उस आदमी के सर पे मार देता है और मार के गायब हो जाता है। लेकिन पुलिस इसे पकड़ती है, इसके ऊपर शक जाता है, चूंकि आसपास ये देखा गया था। पुलिस इसे पकड़ती है और पकड़ के गिरफ्तार करती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत, कोई सुराग मिलता नहीं है। तो इस वजह से पुलिस इसे छोड़ देती है। अब इसके बाद ये फिर दूसरे दिन दूसरे मामले को ऐसे अंजाम देता है, तीसरे मामले को अंजाम देता जाता है। किसी मामले में पकड़ा नहीं जाता, लेकिन लास्ट में 18 फरवरी को जब ये लौटता है रात के 2 से 3 बजे, एक देखता है कि एक मजदूर अकेले लेटा हुआ है। तो ये एक बड़े से पत्थर को उठाता है उस आदमी को मारने के लिए। लेकिन उस आदमी की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी थी और इसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब कि वो जो पत्थर था वो किसी चैन से बंधा हुआ था। तो जब ये पत्थर तानता है उस आदमी को मारने के लिए, तो पत्थर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और तभी वहाँ पे एक अब्दुल वकील करके एक आदमी था, वहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहा था वहाँ के एक एटीएम में। वो आदमी अब्दुल जो था, ये सारा नज़ारा, ये सारी चीज़ देखता है। तो देखते ही खूनी खूनी करके चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस समय तक सबको पता था कि कोई आदमी है जो पत्थर से मार रहा है। तो जब ये अब्दुल था इसे मारते हुए देखता है, तो जान जाता है कि हो ना हो ये जो कातिल है यही पूरे मामले में जिम्मेदार है, पूरे मामले का गुनहगार है। तो अब्दुल जब चिल्लाता है तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सामने ही एक हसन नाम का आदमी, वो अपने घर से बाहर निकल के कुछ काम कर रहा था। तो अब ये उसी दिशा में जब भागता है हसन के घर की दिशा में, तो जब ये हसन देखता है और इधर पीछे अब्दुल चिल्ला रहा होता है, तो अब्दुल और हसन मिल के इसको पकड़ते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद पुलिस आके इसे गिरफ्तार करती है। अब इसके बाद जब अगले दिन ये खबर लोकल न्यूज़पेपर में सारे लोगों में फैलती है, तो सारे लोगों में एक तरह से बेताबी थी, बेचैनी थी कि इस आदमी को एक बार देख लिया जाए। कहा तो ये भी जाता है कि जब इस आदमी को कोर्ट में पेश किया गया था तो लगभग 200 से 300 लोग वहाँ पे गए थे इस आदमी को देखने के लिए कि एक आदमी दिखता कैसा है। फिलहाल जब मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाता है, क्योंकि जो लोग थे, जो सारे लोग थे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, वो जल्द से जल्द इंसाफ चाह रहे थे। इस वजह से इस मामले में मैं पाकिस्तान के कानून को भारत से बेहतर कहूँगा इस मामले की वजह से कि 1 साल के अंदर ही साल 2006 में इसे मौत की सज़ा दे दी जाती है और उसी साल इसे फांसी दे दी जाती है। क्योंकि हमारे देश में मौत की सज़ा पाने के बाद भी फांसी होती नहीं जल्दी। कई कई मामलों में कई कई कहानियाँ आपको मैंने ऐसी सुनाई हैं जिसमें 20-20 साल तक, जैसे मैं एक गबी सिस्टर की कहानी सुनाई थी कि 2003 में फांसी हुई, लेकिन 2022 तक आज तक फांसी नहीं हो पाई। और कई ऐसे मामलों में भी मैंने आपको कई ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन पाकिस्तान में से तुरंत 2006 में फांसी दे दी जाती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी पाकिस्तान के ब्रिक्स किलर की, जिसकी वजह से कई महीनों तक लोग सड़कों पे सोना छोड़ दिए थे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी में कुछ कुछ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन समय का भी अभाव था और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।